रेलवे स्टेशन पर अपाहिज बेटी का ढाबा। रमेश अपनी पत्नी कोमल और बूढ़ी माँ दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। रमेश बहुत ही गरीब था। वो उसी गांव में मजदूरी करके 200 रुपए रोज कमाता था। शादी के 7 साल बाद भी रमेश और कोमल को अब तक संतान नहीं हुई थी। एक दिन सवेरे रमेश अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोमल, अपनी शादी को 7 साल हो चुके हैं, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। कोमल, क्या हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे? क्या हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होगा? जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? देखना, हमें भी जरूर संतान का सुख मिलेगा। कोमल, 7 साल कम समय नहीं होता। अब तो मेरी सारी उम्मीदें ही टूट चुकी है। अब तो लगता है कि हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस जन्म में हम कभी माता पिता नहीं बन सकते। इतना कहकर रमेश अपने काम पर चला जाता है। अपने पति को ऐसा उदास और रोता देख कोमल पूरी तरह से टूट जाती है और दरवाजे पर खड़ी रमेश की बूढ़ी माँ दामिनी ये बातें सुनकर खूब रोने लगती है। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई हमसे भगवान जी? क्यों अब तक हमें माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? मेरे बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दीजिए भगवान जी। मेरे बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दीजिए। दोपहर का समय। रमेश खाना खाने घर आता है। तभी कोमल दौड़ती हुई घर से बाहर जाती है और उल्टियां करने लगती है। क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, सवेरे से बहुत मचलाहट हो रही है मुझे। कोमल, हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। रमेश कोमल को लेकर पास वाले हॉस्पिटल आता है, जहां एक लेडी डॉक्टर कोमल का चेकअप करती है। बधाई हो, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। कोमल जी प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर कोमल और रमेश दंग रह जाते हैं। क्या बोला डॉक्टर साहिबा आपने? कोमल माँ बनने वाली है? जी हाँ, आपकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। कोमल जी, अब आपको अपना खास ख्याल रखना है। आपको खाने पीने, पोषण, दवाई को समय से लेना है। जी। सुना आपने? हाँ कोमल, ये मैं कैसे बताऊं कोमल? मैं पिता बनने वाला हूँ कोमल। हम माता पिता बनने वाले हैं कोमल। रमेश की खुशियों का ठिकाना न रहा। कोमल और रमेश दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। तभी वो घर आकर दामिनी को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ये खबर सुनकर दामिनी बहुत खुश होने लगती है। मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। 7 साल बाद तुम्हें माता पिता बनने की खुशी मिली। हाँ माँ जी, 7 सालों में इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था मैंने। 7 साल बाद माता पिता बनने की खुशी में रमेश और कोमल खुशी से पागल हो चुके थे। रात का समय। तभी कोमल रसोई में खाना बनाने जाने लगती है। कोमल बहू, आज से घर के सारे काम मैं करूंगी। तू बस आराम कर और अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दे। अरे नहीं माँ जी, मेरे रहते आप काम करोगे? ये कभी नहीं हो सकता। बहू, इस समय तू गर्भवती है और ऐसी अवस्था में काम करना तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए जब तक तू गर्भवती है तब तक घर के सारे काम मैं करूंगी। उस दिन से घर के सारे काम दामिनी और रमेश मिलकर करने लगे और कोमल सारा दिन घर में आराम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कोमल की दवाई और पोषण वगैरह लाने के लिए रमेश लोगों से कर्ज लेने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। अचानक एक दिन कोमल को लेबर पेन होने लगता है, जिसके बाद रमेश कोमल को हॉस्पिटल ले आता है, जहां कोमल एक लड़की को जन्म देती है और तभी दामिनी की मौत हो जाती है। कोमल और रमेश दामिनी की मौत की खबर सुनकर खूब रोने लगते हैं और उससे भी ज्यादा वो अपनी बेटी को देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि कोमल ने जिस लड़की को जन्म दिया था वो लड़की एक हाथ से और एक पैर से अपाहिज थी। ये देखकर कोमल और रमेश पूरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद, रात का समय। इतने सालों बाद औलाद हुई, वो भी अपाहिज। इसके आते ही माँ भी चल बसी। कोमल, कहीं हमारी ये बच्ची मनहूस तो नहीं है? नहीं जी, हमारी बच्ची मनहूस नहीं है। कोमल, मुझ पर काफी सारा कर्ज हो रखा है। अब हम इस अपाहिज बच्ची को कैसे पाले? ये तो बड़ी होकर हम पर ही बोझ रहेगी। ना इसकी शादी हो पाएगी, ना ये कोई काम करके पैसे कमा पाएगी, और ना ही ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन पाएगी। इससे अच्छा कोमल, हम अपनी बेटी को
किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। नहीं, मैं अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। बात को समझने की कोशिश करो कोमल। यह अपाहिज बच्ची हमारे लिए जीवन भर परेशानी का जरिया बनी रहेगी। रमेश कोमल को अपनी बेटी के बारे में काफी समझाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी कोमल भी रमेश की बातों में आ जाती है और वो रमेश के साथ अपनी अपाहिज बेटी को हमेशा के लिए उसी गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। रमेश और कोमल ने अपनी बेटी का नाम रिया रखा था। देखते ही देखते 30 साल बीत जाते हैं। रिया अब 30 साल की हो चुकी थी। रिया जिस अनाथ आश्रम में थी, अब उस अनाथ आश्रम में केवल अपाहिज रिया और एक साक्षी नाम की लड़की बची थी। एक दिन उस अनाथ आश्रम के मालिक रोहन की मौत हो जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में वो अनाथ आश्रम बंद हो जाता है और रिया साक्षी अलग हो जाते हैं। रिया बैसाखी के सहारे रास्ते से चली जा रही थी। अब कहाँ जाऊं मैं? अनाथ आश्रम तो हमेशा के लिए बंद हो गया। तभी रिया को सामने उस गांव का रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। ये देखकर रिया उस रेलवे स्टेशन पर आती है जहां प्लेटफॉर्म पर राकेश नाम के एक बूढ़े आदमी का छोटा सा होटल था। तभी रिया राकेश के पास आती है और उसे अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में बताती है। मेरी सहायता कीजिए काका जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। बिटिया, तेरे जीवन के दुख सुनकर तो मेरी आंखें भर आई। जैसे तू अनाथ है, वैसे मैं भी एक अनाथ हूँ। मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। मेरी होटल तो वैसे बहुत छोटी है, फिर भी मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूँ। करोगी? जी काका जी, मैं करूंगी। उसके बाद अपाहिज रिया राकेश के होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी और रात को उसी होटल में राकेश के साथ सोने लगी। एक दिन अचानक राकेश की भी मौत हो जाती है। ये देखकर रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। रिया अब अकेले राकेश का होटल संभालने लगी, बैसाखी और अपाहिज शरीर के साथ। रिया को अकेले होटल में काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन सवेरे राकेश काका ने मेरी बहुत मदद की थी। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके इस होटल को अच्छे से संभालूं और उनके इस कारोबार को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाऊं। एक अकेली अपाहिज लड़की के लिए होटल चलाना बहुत मुश्किल था, फिर भी रिया ने हार नहीं मानी। वो अकेले होटल में खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे रिया के पास ग्राहक आने लगे और दिन प्रतिदिन रिया के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर लोग भी रिया के होटल में ज्यादा आने लगे। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। रिया की कमाई में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रही और उसके पास काफी पैसा भी आ जाता है। एक दिन रिया अपने पैसों से अपने उस छोटे से होटल को एक बड़ा सा ढाबा बना देती है। ये देखकर प्लेटफॉर्म पर आए यात्री सब रिया के ढाबे पर आकर खाना खाने लगे। एक दिन उसी स्टेशन के 2 कैंटीन मैनेजर हरीश और अजीत रिया के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। वाह अजीत इस रिया के बनाए खाने में तो बहुत ही स्वाद है। मैं क्या कहता हूँ, हम ट्रेन में जाने वाले खाने के पार्सल का ऑर्डर इस रिया को दे देते हैं ना। लोग ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। दोनों रिया के पास जाते हैं। रिया, हमें रोज 200 लोगों का खाना पार्सल चाहिए। क्या तुम हमारे इस ऑर्डर को पूरा कर पाओगी? हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे। क्या 200 लोगों के लिए खाना? ये काम तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कह देती हो। रिया हरीश और अजीत के खाने का ऑर्डर ले लेती है, जिसके बाद अजीत और हरीश रिया को कुछ एडवांस पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। अब अपने ढाबे के खाने के साथ साथ मुझे 200 लोगों का अलग से खाना बनाना होगा, पर यह सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? एक काम करती हूँ, अपने ढाबे में 2 मजदूर लगा लेती हूँ जो काम में मेरी सहायता कर सके। उतने में वहां रिया के माता पिता रमेश और कोमल फटे पुराने अवतार में रिया के ढाबे पर आते हैं। रिया कुर्सी पर बैठी थी। बिटिया, 4 दिन से हम भूखे हैं। हम गरीबों की मदद कर बिटिया, हमें थोड़ा खाने को दे दे बिटिया। हाँ हाँ, आइए आइए, आप दोनों अंदर बैठिए, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। रमेश और कोमल को अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी ही बेटी रिया के पास आए थे। दोनों अंदर ढाबे पर आकर बैठ जाते हैं। तभी रिया जैसे ही अपनी कुर्सी से उठती है तो रिया का एक हाथ और एक पैर अपाहिज देखकर रमेश और कोमल के होश उड़ जाते हैं। तभी रिया बैसाखी के सहारे दोनों के पास 2 थाली में खाना लेकर आती है। बिटिया, तुम ये अपाहिज, तुम्हें पता है हमारी बिटिया भी एक हाथ एक पैर से अपाहिज थी और हम बदनसीब माता पिता ने अपनी ही बेटी को पैदा होने के बाद एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। आज 30 साल हो गए। हम इतने बर्बाद हो गए कि हम रास्ते के भिखारी बनकर रह गए। हम कल अपनी बिटिया से मिलने उस अनाथ आश्रम में भी गए थे,
पर वह अनाथ आश्रम हमेशा के लिए बंद हो गया। वहाँ के मालिक की मौत हो गई। हमने अपनी बिटिया को वहाँ बहुत तलाश किया, पर वो हमें मिली ही नहीं। क्या इसका मतलब आप मेरे माता पिता हैं? उस अनाथ आश्रम की अपाहिज लड़की मैं हूं। रिया की बात सुनकर कोमल और रमेश के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम रिया हो? हाँ माँ, मैं रिया हूँ। मेरी बच्ची। जी जी, अपनी बेटी रिया है, रिया। मेरी बच्ची, कितनी बड़ी हो गई तू। कोमल रिया के गले से लगकर खूब रोने लगती है। तभी रमेश कोमल दोनों रिया से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिसके बाद रिया उन्हें माफ कर देती है। और उसके बाद रिया रमेश कोमल को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में विस्तार से बताती है और कैसे उसने एक छोटे से होटल को इतना बड़ा ढाबा बनाया, वो सब बताती है। जिसके बाद रमेश और कोमल रिया के साथ उस ढाबे में काम करने लगे और अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लगे। विदेशी बहू की रसोई। ललित अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं था। जो वो कहे उसका उल्टा ही करता था। हमेशा अपने मन की करना, चाहे नुकसान ही हो जाए। शार्क टैंक देख देख कर आजकल उस पर बिजनेस करने का भूत सवार था। बेटा, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये बिजनेस वगैरह हमारे बस का नहीं है। पिताजी, मुझे तो बिजनेस ही करना है। मैं पढ़ाई करके पागल हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई अब। पर बेटा, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। कहाँ है पैसे? सोचा तुमने? पैसे तो हैं आपके पास। वो छोटा सा फ्लैट है ना, 2-3 लाख में बिक जाएगा। बस आप वो बेच दो। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है, ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे तो कौन सा दादाजी नीचे आकर कुछ कह रहे हैं? ललित, यह क्या तरीका है बोलने का? पैसे के पीछे अंधे हो गए हो क्या? हाँ, अंधा हो गया हूँ मैं बस परेशान हो गया हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मारना पड़ता है। दोस्त इतनी तरक्की कर रहे हैं, मेरे हाथ हमेशा ही खाली रहते हैं। बेटा, ऐसे तुलना करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है दुनिया में सबसे गरीब मैं ही हूँ। उसने लड़ झगड़ कर अपने पिताजी से जमीन बिकवा ही दी और अपने किसी ऐप बनाने के बिजनेस में लगा दी। हाँ, मुझ पर भरोसा रख यार, मैं बना रहा हूँ ना ऐप तेरी। पुनीत ललित को बेवकूफ बना रहा था। उसे कुछ करना नहीं आता था, पर ललित पैसा कमाने की दौड़ में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा था। हाँ भाई, बस अब तेरा ही सहारा है। अपने माँ बाप से तो मैं तंग आ चुका हूँ। ना उनके पास पैसा है मुझे देने के लिए, और ना कोई जमीन जायदाद है जिसे बेचकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूँ। अरे तो चिंता मत कर यार, बस तू पैसे दे दिया कर मुझे जब मैं मांगू, और देखना ये ऐप कैसे पैसे बरसाएगी। ललित पुनीत की बातों में आकर पैसा लुटाए जा रहा था। उस 3 लाख में से उसके पास बस 50,000 ही बचे थे और ऐप अभी तक नहीं बनी थी। क्या हुआ यार, महीने हो गए तुझे काम करते करते, सारा तो पैसा खर्च हो गया। हाँ, तो कोशिश तो की ना मैंने, अब नहीं हुआ तो क्या करूं। घर आते समय वो एक बस देखता है जिसमें विदेशी लोग घूमने आए हुए होते हैं। पता नहीं उसे क्या सूझती है। वो वहां जाकर आई एम अ गाइड करने लगता है। वहां की एक विदेशी लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। हमको थोड़ा हिंदी आता है, तुम गाइड है? यस मैडम, मैं गाइड हूँ। तो तुम हमको घुमा देगा? हाँ मैडम, घुमा देंगे, पर आप पैसे देंगे ना? हाँ हाँ, पैसे की चिंता नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास। ये बात सुनकर ललित की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है मैडम, तो फिर चलिए। वो डायना को एक एक करके हर जगह बहुत प्यार से दिखाता है। वो उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में होता है। अपने घर के बारे में झूठी बातें बताना, झूठे सपने दिखाना, वो ये सब कर रहा होता है। डायना भी उसकी बातों में आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। वो दोनों सीधे शादी करके घर पहुंचते हैं। अरे ये कौन है? कहीं हाँ माँ, मैंने इससे शादी कर ली है। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। ललित, इससे कह अपने आप बनाए और खाए, यहाँ कोई नौकर नहीं है इसका। डायना चुपचाप रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर में कुछ बनाकर लाती है। ये क्या है? ये मीट वाला पिज्जा है, खाकर देखिए, बहुत अच्छा है। हाय राम, मीट! हम पंडित लोग। ललित, क्या तुम भी खा लोगे? उसकी बात पूरी भी नहीं होती और वो देखती है कि ललित तो मजे से मीट का पिज्जा खा रहा होता है। अरे माँ, मीट तो मैं ही लेकर आया था हमारे लिए। बस अब यही देखना रह गया। पहले तो 3 लाख गवा दिए और अब मीट खाना पड़ेगा। सुनो जी, हमारे लिए कुछ और बना लो।
बहू, कल से कुछ और बनाना, ये हम नहीं खा सकते। अगले दिन सुबह डायना रसोई में दाल रोटी बनाने की कोशिश कर रही होती है, तभी जलने की बदबू आती है। हे भगवान, इसने तो पूरी दाल जला दी। और ये क्या, आटे में इतना पानी कौन डालता है? पहले ही तंगी से गुजर रहे हैं और अब बस यही देखना रह गया। ललित भी देख कर जाता है और सोचता है, इससे तो मैंने पैसे के लिए शादी की थी, पैसा तो कुछ निकला नहीं इसके पास, और जो जितना है उसमें भी यह आग ही लगा रही है। हमारे ही भाग्य में लिखी थी ये विदेशी बहू, जिसे कुछ काम नहीं आता। कभी मीट ले आती है तो कभी खाना जला देती है। एक दिन मेरा पिताजी मेरा अकाउंट में 10 लाख जमा करने को बोल रहे हैं। ये सुनते ही ललित के मुंह में जैसे पानी आ जाता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वैसे तो मैं किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करता, पर अब तुम्हारे पिताजी है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। चलो अब इसी बात पर खीर खिला दो। खीर? आती है ना? नहीं तो यूट्यूब से देख लो। डायना यूट्यूब से देखकर खीर बनाने लगती है और थोड़ी देर में सबके सामने लेकर आती है। चलो, आज लगता है कुछ अच्छा मिलेगा खाने को। जैसे ही सब मुंह में लेते हैं वैसे ही मुंह से निकाल देते हैं। ये क्या बनाया है? कैसे बनाया? वो बस दूध में चीनी और चावल ही तो डालना था, वो ही किया है। चावल गलाए थे, नहीं तो यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं लिखी था। और ये दूध कैसा है, गाढ़ा? ये दूध नहीं है, दही है। मैं देखते ही समझ गई थी। किस्मत ही फूटी है, ये विदेशी बहू आ गई। भूखा मार देगी ये हमें। इतना अनाज बर्बाद होता है, हर चीज 2 बार बनती है। कहा मैंने इससे शादी करके पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। खाने को अच्छा कुछ मिलता नहीं है, और वो पैसे पता नहीं कब देगी है मुझे। आज ही पूछ लेता हूँ। डायना, पैसे आ गए हो तो बैंक से निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कर दे, तुम्हारे ही काम आएंगे। वो पैसे तो मैं एनजीओ में दे दिए जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। तुम्हें तो नहीं चाहिए थे ना? हैं? क्या एनजीओ में? हाँ खैर, मुझे तो नहीं चाहिए थे। इतना सुनकर ही उसका दिल बैठ जाता है। अच्छा सुनो, 1 कप चाय बनाकर ला, सर में अचानक दर्द हो रहा है। डायना चाय बनाकर लाती है। वो सबको चाय देती है। ललित चाय पीते ही भड़क जाता है। हद होती है डायना, चाय तक नहीं बनानी आती तुम्हें? ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि ये चाय नहीं कॉफी पाउडर है। सारा मूड का स्वाद खराब हो गया। माँ से ही पूछ लेती। ललित को जैसे ही ये पता लगता है कि वो पैसे उसे नहीं मिलने वाले, वो डायना से कटा कटा रहने लगता है। आप मुझे थोड़ा कुछ बनाना सिखा दीजिए। हाँ चलो, कुछ सीख लो। माँ उसको देसी खाना जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर दिखाती है। ठीक है, मुझे आ गया। अब आ गया है तो अपने बड़े भाई के परिवार को खाने पर बुला लेता हूँ। अगले दिन 5-6 मेहमान उनके घर आते हैं। डायना खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। जैसे जैसे सब खाते हैं सबका मुंह बनता जाता है, पर बहू को कोई कुछ कहता ही नहीं है। अरे आप लीजिए ना, और लीजिए। माँ सबको बड़े प्यार से खिला रही होती है, पर सब जरा सा खाकर उठकर चले जाते हैं। फिर घर वाले खाने बैठते हैं। माँ अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या बकवास बनाई है? उस दिन जब मैं सिखा रही थी सुना नहीं था तुमने? नहीं माँ जी, मैं तो बस देख रही थी कि क्या क्या चीजें हैं। मेरे कान में तो ईयरफोन लगे थे जिस पर मूवी चल रही थी। सब अपना सिर पकड़ लेते हैं। हाय राम, ना विदेशी बहू रास आई और ना ही उसके हाथ की रसोई।